डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टॉप कमांड्स ऑफ HDFS, दैट इज हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। जब भी हम बिग डेटा की बात करते हैं उसमें सबसे मेजर जो टूल यूज होता है दैट इज हडूप, और हडूप का इंटेग्रल पार्ट है HDFS, जो कि सारी की सारी फाइल्स को मैनेज करता है। और इसके अंदर जो भी टॉप की कमांड्स हैं वो आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूज की अगर हम बात करें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या कहीं पे भी आपको अगर बिग डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे इन कमांड्स के बारे में जरूर पूछा जाएगा। और इसको आप बिल्कुल ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो उसमें NTFS फाइल सिस्टम का यूज होता है जो सारी की सारी फाइल्स को मैनेज करता है। ऐसे अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो उसमें एक्सटेंशन 4 फाइल सिस्टम का यूज होता है, या फिर ZFS फाइल सिस्टम का यूज होता है। अगर आप मैक OS यूज कर रहे हो तो उसमें भी आपका जो है वो फाइल सिस्टम यूज होता है, वहां पे HFS दैट इज हायरार्किकल फाइल सिस्टम। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक फाइल सिस्टम है जो सारी फाइल्स को मैनेज करता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं HDFS दैट इज हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, कौन कौन सी कमांड्स है और किस तरीके से हम लोग उनको मैनेज करते हैं, तो यहां पे इन कमांड्स को आपको करना जरूरी है। और ये बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल लिनक्स की कमांड्स करते हैं बिल्कुल वही कमांड्स हैं, बस थोड़ा सा सिंटेक्स का फर्क है। यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, द मेजर कमांड इज अ LS कमांड, लिस्ट कमांड, जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि आपकी जो भी डायरेक्टरीज है या फिर जो भी फाइल्स है उनको सारों को डिस्प्ले करना। और यहां पे हमने प्रीफिक्स कौन सा यूज करना होता है? हडूप FS। वैसे तो दो होते हैं हमारे पास, हम लोग यहां पे HDFS DFS को भी यूज कर सकते हैं एज ए प्रीफिक्स। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं HDFS DFS और उसके बाद -LS, ऐसे भी लिख सकता हूं। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? हडूप FS। इनमें बेसिक सा फर्क है, जो आपका हडूप FS है ये एक्चुअल में डेडिकेटेड है किसके लिए? आपका हडूप सिस्टम के लिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, आप साथ में कोई और भी फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो, जैसे आपने कोई लोकल फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो विंडोज का या लिनक्स का, या फिर आप अगर लेट्स सपोज क्लाउड का भी कोई फाइल सिस्टम जैसे S3 AWS में यूज होता है, तो उस केस में भी आप इंटरफेस पे ये लिख सकते हो। ये एक तरह से जेनरिक हो गया। लेकिन जो आपका HDFS DFS है ये एक्चुअल में डेडिकेटेड हो गया, ये एक्चुअल में डेडिकेटेड कमांड हो गया कि आपने ये प्रीफिक्स जो है वो जब भी हडूप के अंदर यूज कर रहे हो तो आप इसको यूज करो। वैसे दोनों के ये दोनों यूज करोगे तो कोई इसमें मेजर फर्क नहीं है। मेन बस यही है कि ये डेडिकेटेड है सिर्फ हडूप के लिए और ये जेनरिक है, इसको आप बाकी के कमांड सिस्टम के साथ भी आप एक्चुअल में यूज कर सकते हो। तो यहां पे LS कमांड जो है वो आपको लिस्ट देता है सारी जो फाइल्स है, सारी जो डायरेक्टरीज है, इवन उनके ऊपर जो परमिशंस होती हैं। और मेजर परमिशंस आपकी कौन सी होती हैं? रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो 3 परमिशन होती है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। और किन किन को मिलती है परमिशन? एक होते हैं हमारे पास यूजर, एक होते हैं हमारे पास ग्रुप, और तीसरे होते हैं हमारे पास अदर्स। तो 3 इस तरीके से आपके सेक्शन होते हैं कि यूजर को कौन सी परमिशन दी। जैसे मैं RWX कर दूं तो यानी यूजर को मैंने रीड की भी, राइट की भी और एग्जीक्यूट तीनों की दे रखी है। अगर मैं ग्रुप के अंदर लिख दूं लेट्स से R और X, तो इसका मतलब है रीड की और एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट की नहीं है। और अगर मैं O में लिख दूं लेट्स से R-I, इसका मतलब क्या है? अदर्स को सिर्फ रीड की परमिशन है, बाकी नहीं है। तो इस तरीके से आपको किसको क्या परमिशन मिली हुई है, कब हमने लास्ट मॉडिफाई किया था किसी पर्टिकुलर फाइल को या डायरेक्टरी को, उसका साइज क्या है, वो सारी चीजें आप डिस्प्ले कर सकते हो बाय यूजिंग द LS कमांड। और ये बेसिक आपकी LS कमांड जैसे हम लिनक्स में यूज करते हैं वहां भी ऐसे ही है, यहां भी आपका हाइफन यूज करके हम इसको यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाती है हमारे पास MKDIR, बड़ी बेसिक कमांड है, मेक डायरेक्टरी। इसका बेसिक सा फंडा है कि अगर मुझे न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो इसके लिए हम यूज करते हैं। तो HDFS DFS भी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए HDFS DFS हाइफन उसके साथ MKDIR लगा दोगे और साथ में आप डायरेक्टरी का नेम दे दोगे विद पाथ। तो मैंने यहाँ पे कुछ पाथ, यूजर, हडूप और जो भी हमने डायरेक्टरी क्रिएट करनी है उसका नाम लिख दिया। तो पर्टिकुलर जगह पे जाके उस लोकेशन पे आपकी एक नई डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद हडूप FS कॉपी फ्रॉम लोकल, ये दो मेन कमांड्स हैं, कॉपी फ्रॉम लोकल एंड कॉपी टू लोकल। कॉपी फ्रॉम लोकल मतलब लोकल से कॉपी करना है, लोकल मतलब कि लोकल फाइल सिस्टम भी है आपके पास और HDFS पे भी आप काम कर रहे हो। मतलब आपने अपने सिस्टम में लोकल फाइल सिस्टम, हो सकता है आपने विंडोज है या लिनक्स यूज कर रहे हो या मैक OS यूज कर रहे हो, तो अगर आपने उस पर्टिकुलर लोकल फाइल सिस्टम से कोई भी फाइल को कॉपी करना है अलोंग विद द कंटेंट, अगर उस फाइल में कुछ कंटेंट है अलोंग विद दैट कंटेंट सारी की सारी चीजें आपकी कॉपी हो जाएंगी। तो यहां पे आपको कॉपी फ्रॉम लोकल में जो भी लोकल पाथ है वो देना है और फिर उसके बाद आपने हडूप का डेस्टिनेशन पाथ देना है कि वहां पे जाके कॉपी
हो जाए तो सारी लोकल फाइल उसमें जाके कॉपी हो जाएंगी, हडूप के अंदर आ जाएंगी, एचडीएफएस के अंदर आ जाएंगी। और अगर आप कॉपी टू लोकल, मतलब एक तरह से ये आपका अपलोडिंग और डाउनलोडिंग हो गया कि अगर आपने अपलोड करना है तो अंदर से बाहर की, मतलब बाहर से आप अंदर की तरफ ले आओ, और डाउनलोड करना है तो एक तरह से आपने जो है वो फाइल्स को जो है वो लोकल में आपने उसको डाउनलोड कर दिया। तो ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे से कंपैरेटिवली चलती हैं। तो लोग को अपने अगर कॉपी फ्रॉम लोकल करना है या कॉपी टू लोकल करना है तो एचडीएफएस से किसी फाइल को आपने लोकल फाइल सिस्टम में लेके जाना है तो उसके लिए भी कर सकते हो, और इसी चीज को आप पुट और गेट से भी कर सकते हो। इनमें कोई मेनली फर्क नहीं है। पुट भी आपका एक्चुअल में क्या करता है कि लोकल से डेस्टिनेशन में डाल देता है, और गेट जो है वो क्या करता है कि आपका डेस्टिनेशन जो है वो मतलब एक तरह से हडूप से लोकल में डाल देता है। तो काम यही वाला है, लेकिन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। मेन क्या है कि ये थोड़ी सी साइज में छोटी है, पुट गेट इजीली पता लग जाता है, लेकिन कॉपी फ्रॉम लोकल से आपको एज इट इज पता लग जाता है, अच्छा हम लोकल से कॉपी कर रहे हैं, कॉपी टू लोकल मतलब हम लोकल में जाके लोकल फाइल सिस्टम में कॉपी कर रहे हैं। अदरवाइज इसके अलावा इनमें कोई और फर्क नहीं है, दोनों का पर्पस जो है वो सेम ही है। कई बार हम एक पर्टिकुलर कमांड को भूल जाते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा कमांड दे दी जाती है ताकि हमें जो है वो ऑप्शन हमारे पास एक्स्ट्रा भी हो। देन हमारे पास रहती है नेक्स्ट कैट कमांड। ये तो हमने लिनक्स में भी बहुत बार कर रखी है, सिंपल कमांड है। कैट एक्चुअल में क्या है, अगर मुझे कंटेंट देखना है फाइल के अंदर क्या कंटेंट है तो मैं फाइल को ओपन करके उसका कंटेंट जो है वो चेक कर सकता हूं। और इसके अलावा हमारे पास आ जाती है फिर rm rmdir rm-r। एक्चुअल में क्या है, rm मतलब रिमूव। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो डायरेक्टरी के लिए मैं rmdir, रिमूव हमारी किसी फाइल को डिलीट करना है उसके लिए। और इसके अलावा होता क्या है, कई बार जैसे आपने किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो आपने डायरेक्टरी को रिमूव किया लेकिन एरर आ गई, डायरेक्टरी रिमूव नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर, उस डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फाइल्स थी। तो हम क्या चाहते हैं कि भैया डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाए और उसके अंदर जो फाइल्स है वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, तो हम -r यूज करते हैं रिकर्सिवली। रिकर्सिवली का मतलब है कि उसके अंदर जो रिकर्सिव डेटा है वो भी अपने आप जो है वो रिमूव होता जाए। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस है। वैसे ये सारी ऑप्शंस जो है अगर आपने चेक करना है कि जैसे हर एक ls mkdi इनके अंदर भी कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को आप हेल्प कमांड से, अभी आगे भी आएगी ये, हेल्प कमांड से आप जैसे अगर आप लिखो hdfs dfs हेल्प और हेल्प के साथ अगर आप लिख दो ls, तो इससे क्या होगा, ls के अंदर जितने भी छोटे छोटे ऑप्शंस है, वेरिएशंस है, वो सारी आपको निकाल के दिखा देगा। तो आपको जो है वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बार अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। फिर आ जाता है जी आपका चेंज मोड। चेंज मोड chmod चमोड, ये एक्चुअल में किस लिए यूज की जाती है, ये यूज की जाती है परमिशंस को चेंज करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास 3 परमिशन है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो जनरली होता क्या है कि हमारे पास जो है वो रीड के लिए जैसे होता है वर्ड 4, मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो 4 फिक्स्ड है, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1। तो अगर मुझे लेट से किसी को तीनों परमिशन देनी है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, तो होगा क्या, एक तरह से 4 + 2 + 1 मतलब क्या वैल्यू हो जाएगी 7। हमें rwx लिखने की जरूरत नहीं है, आप rwx भी लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए हेक्साडेसिमल वैल्यू भी असाइन की हुई है। अगर आपने लेट से तीनों देनी है तो आप तीनों का टोटल कर दो 7। अगर आपने लेट से रीड और राइट देनी है तो आप क्या करोगे, रीड के लिए 4 वैल्यू है, राइट के लिए 2 वैल्यू, तो आप क्या वैल्यू दे दोगे 6। अगर आपने लेट से रीड और एग्जीक्यूट देनी है तो रीड के लिए 4 हो गया, एग्जीक्यूट के लिए 1 हो गया, तो आप टोटल वैल्यू दे दोगे 5। दिस इज हाउ। और अगर आपने लेट से अकेली रीड देनी है तो आप अकेली 4 दे दो, अकेले एग्जीक्यूट देना तो 1 दो, अकेले राइट देना तो 2 दे दोगे। तो ये सिंपल सा रूल है। तो चेंज मोड 755 का मतलब क्या है कि आपका जो यूजर है, यूजर को तीनों परमिशन दे दी, और इसके बाद जो आपका ग्रुप है, ग्रुप को हमने 5 का मतलब क्या है, एक तो रीड दे दी और एक एग्जीक्यूट दे दी, तभी तो 5 वैल्यू बनी। और यहाँ पे अदर्स को भी हमने रीड दे दी और एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी, जो भी है फाइल का नेम देते हो, जो भी है फाइल का पाथ देते हो। फिर आ जाता है जी ऑनर। अगर मुझे फाइल का या किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी का ऑनर चेंज करना है, अगर उसको ऑनर को चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे आप न्यू यूजर अगर आप लिखते हो अकेला, तो आप एक न्यू यूजर को आप ऑनर बना देते हो एक फाइल को। अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को देना चाहते हो तो हम हाइफन, इस तरीके से ये जो कॉलन है और ग्रुप का नाम देते हैं। और अगर मैं दोनों यूज कर दूं, मतलब न्यू यूजर, ये कॉलन न्यू ग्रुप एक्चुअल में क्या करता है, नया यूजर और नया ग्रुप दोनों को एक पर्टिकुलर फाइल का ऑनर जो है वो बना देगा। अगर आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को बनाना है तो आप न्यू यूजर मत लिखो, सिर्फ कॉलन के साथ ग्रुप का नेम लिख दो, वो ग्रुप बन जाएगा। अगर आपने अकेले यूजर को बनाना है ऑनर तो आप
अकेले यूजर का नेम दे दो, ग्रुप के देने की जरूरत नहीं। अगर आपने दोनों को बनाना है तो आप इस तरीके से दोनों को बना सकते हो। फिर आ जाते हैं जी चेंज ग्रुप। अगर आप किसी पर्टिकुलर फाइल का कोई ग्रुप है और वो उसका एक तरह से आप उसका चेंज करना चाहते हो ग्रुप, तो उसके लिए हम लोग CHGRP, तो जो भी आप ग्रुप का नेम दोगे और फाइल का नेम, वो फाइल का ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद सिंपल, बाकी ये तो आपकी मूव कमांड, मतलब फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। इवन अगर उसका रीनेमिंग करनी है उसके लिए भी हम लोग जो है वो इसको यूज करते हैं। DUDF एक्चुअल में किस लिए यूज की जाती है? सिर्फ ये चेक करने के लिए कि भैया कितनी डिस्क जो है वो इसने ले रखी है, कितनी डिस्क ऑक्यूपाई, डिस्क मतलब कितना स्पेस, मेमोरी स्पेस इसने ले रखा है। तो DU जो है वो यूज की जाती है एक पर्टिकुलर फाइल या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी का चेक करने के लिए कि इसने कितनी जगह ले रखी है। लेकिन अगर आपने पूरा HDFS का चेक करना है तो DF यूज करते हैं। और ये -X एक्चुअल में क्या है, दो ऑप्शन यूज होते हैं, एक -S जो समरी दे देता है सारी, एक H ये ह्यूमन रीडेबल में, ये आपको बता देगा कितने KB या कितने MB या कितने टेराबाइट ले रखा है पूरे HDFS ने, वो बता देगा। और एक फाइल ने कितना ले रखा है वो ये बता देगा। देन टेल, लास्ट डेटा, हेड, इनिशियल डेटा अगर आपने चेक करना है तो बाय डिफॉल्ट जो है वो लास्ट और इनिशियल डेटा के लिए हम लोग टेल और हेड को यूज करते हैं। फिर टेक्स्ट, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करके उसके अंदर कुछ वैल्यू लिखनी है तो टेक्स्ट से हम उसके अंदर जो है वो कुछ भी वैल्यूज जो है वो लिख सकते हैं। जैसे Gedit से करते हैं, तो Gedit भी आपका वही है कि अगर आपने कुछ एडिट करना चाहते हो फाइल को तो आप एडिट कर सकते हो या फिर टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो। फाइल नहीं क्रिएट करना चाहते हो तो TouchZ से आप नई फाइल को, एम्प्टी फाइल को क्रिएट कर सकते हो। और हेल्प मैंने अभी आपको बताई है, जितनी भी कमांड्स हमने की हैं अगर उनके इंटरनली ऑप्शंस आपको चेक करने हैं तो Hadoop FS और ये हेल्प, और हेल्प के साथ आप उस कमांड का नाम लिख दो। जो भी आप mkdir लिखोगे तो mkdir के सारे ऑप्शन बता देगा, DU लिखोगे तो DU के अंदर जो भी छोटे छोटे वेरिएशन है सबकी आपको डिटेल में बता देगा, ताकि आप एक एक बार उसको गो थ्रू करके देख लो। तो ये सारी कमांड्स एक बार नोट कर लो। बेटर है कि अगर आप एग्जीक्यूट करके देखोगे तो और इन चीजों के बारे में आपको समझ में आएगा। थैंक यू।